बीएससी नर्सिंग नीट क्लास 12 या फिर यूपीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को देखिए, आप 5 मिनट के अंदर अपना क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। उसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें वैज्ञानिकों के नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेना है। भ्रूण विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति के थियोप्रेस्ट, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वानवेयर, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पंचानन महेश्वरी हैं। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज नावासचिन ने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पुष्प की संरचना आपको याद कर लेनी है। यह है पुंकेसर, जो कि 2 भागों से मिलकर बना होता है, पूतंतु और परागकोश। और पूतंतु परागकोश को एक बिंदु जोड़ता है, जिसे हम योजिक कहते हैं। पुष्प के बारे में आप लोग देख लेंगे। एक लैंगिक संरचना है, रूपांतरित प्रारूप होता है। लैंगिक अंग पुष्प का पुंकेसर स्त्री केसर होता है। सहायक अंग बाह्य दल और दल होता है। पुंकेसर के बारे में देख लेंगे। एक द्विपाली संरचना है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। टोटल कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। 2 कोष्ठक होंगे। ये रहे हमारे 2 कोष्ठक। कोष्ठकों की संख्या 4 है। चारों कोष्ठक में एक एक लघु विचारधानी पाए जाते हैं। 4 और प्रागकोश देखें, शॉर्ट नोट आप इतना ही लिखेंगे। शॉर्ट नोट में प्रागकोश एक द्विपाली संरचना है। कोष्ठक इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक में 4 लघु विचारधानियां पाई जाती हैं। अब देख सकते हैं प्रागकोश 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। अंतस्थिसियम एंडोडर्मिस, मध्य परत मिडिल लेयर। एंड टेपिटम को आप पहचानते होंगे। टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रहा हमारा लघु विचारधानी के 4 स्तर। बाह्य त्वचा, जो कि परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है तथा तीनों परतों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि परागकोश के स्फुटन में सहायक, तो अंतस्थिसियम जो एंडोथर्मिस होता है, पराग को मुख्यतः अगर एमसीक्यू में आ जाए तो मुख्यतः अंतस्थिसियम एंडोथर्मिस ही मुख्यतः परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। वैसे तीनों परतें सहायक होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम एंड मिडिल लेयर तीनों होती हैं, बट मुख्यतः अंतस्थिसियम ही होता है। अब हम देखते हैं टेपिटम के बारे में। परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य भरा होता है। इसके कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। टेपिटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके ही जाना है पेपर में। अब देखते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु बीजाणु ऊतक में विभाजन के जरिए 2 गुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिससे लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है कलोज एंजाइम से जुड़े होते हैं, कैलस से अलग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद कर लेना है। और लघु बीजाणु से आगे चलकर परागकण का निर्माण होता है। अब देखते हैं परागकण के बारे में। 2 स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, मोटा और खुरदरा होता है। एंटाइन जो होता है अंतः परत पेक्टिन प्लस सेलुलोज से मिलकर बना होता है, पतली परत होती है। परागकण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका भोजन संग्रहण के कारण काफ़ी बड़ी कोशिका होती है और जनन कोशिका छोटी कोशिका होती है। इससे जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये भी आप भूलेंगे नहीं, याद कर लेंगे। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परागकण जीवन क्षमता, वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। अनाज जैसे गेहूँ चावल की 30 मिनट, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी कुल के महीनों तक परागकण जीवित रह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, ये तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन करते हैं। पिस्टिल को अंडक समूह या फिर जायांग कहते हैं। स्टेमन पुंकेसर समूह या फिर एंड्रोसियम पुमंग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं स्त्री केसर, जो कि हम 11th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। 2 प्रकार का होता है, एकंडपी, बहुअंडपी। बहुअंडपी पॉलीकार्पस 2 प्रकार का होता है, युक्ता एंड वियुक्ता। युक्ता में बहुत सारे अंडप होते हैं, बट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सारे अंडप। वियुक्ता अंडपी में बहुत सारे अंडप होते हैं, किंतु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूल में अगर टेपिटम की परत नष्ट कर देते हैं तो पुष्प बंद हो जाता है। पराग बैंक या कारोप्रिजर्वेशन हम क्लास 12 के 13 चैप्टर में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब है परागकण का संग्रहण -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन में करना। अब आप लोग बीजांड की संरचना देख लें। ये है बीजांड वृंत, जो कि अंडाशय से जो है बीजांड का शरीर अंडाशय से जुड़ा होता है।
अपरा प्लेसेंटा के द्वारा इसके बीच के भाग को बीजांड वृंत कहते हैं। ये नाभिक है, हाइलम जिसे कहते हैं। बीजांडद्वारी सिरा माइक्रोफाइलर एंड है। बीजांड का न्यूसेलस है जो कि अंडे के बाहर पाया जाता है। निभागीय सिरा बाह्य आवरण, अंतः आवरण जिससे मिलकर अध्यावरण बना होता है। परागकण के बारे में देखेंगे। परागकण जो है लघु बीजांडधानी से बनते हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्म में पराग झड़ने की अवस्था 2 कोष की अवस्था होती है। एक काफी कंक्लूजन में आप सभी को डालता है, इसको आपको याद करना है। पॉलन कीट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कीट परागित पुष्पों के चारों ओर एक वसीय परत पाई जाती है जिससे हम पॉलन कीट कहते हैं। अब देखते हैं गुरु बीजाणुजनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाती हैं। एक कोशिका बचती है जो सक्रिय होती है, जिससे एक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस गुरु बीजाणु से आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये रहा हमारा भ्रूण कोश। ये सहायक कोशिकाएं दोनों हैं, अंड कोशिका है और ये केंद्रक कोशिका है और ये प्रतिभाशांत कोशिका है। जो सहायक कोशिकाओं में तंतुरूपी समुच्चय है। तंतुरूपी समुच्चय के कार्य देखेंगे। परागनली के दिशा व प्रवेश में मदद करता है। भ्रूण कोश, ये भी इम्पोर्टेंट है। भ्रूण कोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है। अब हम देखते हैं परागण, पॉलिनेशन। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण एंड परपरागण, या जिसे परनिषेचन भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण के अंतर्गत स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्वपरागण वो होता है जब किसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से मतलब कि परागकोश से अगर परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी परागण जब उसी पौधे के अन्य पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। पर परागण होता है जो किसी मतलब कि जैविक प्रक्रिया या फिर किसी अजैविक घटक या अजैविक कारक द्वारा उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर परागण होता है। वायोला ओक्जालिस कॉमेलिस में अनुन्मील परागगामी उन्मील केस्मोगैमस प्रकार के फ्लावर होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद को ही भ्रूण कोश एम्ब्रियोसेक कहते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, आपको ये भी याद कर लेना है कि मादा युग्मकोद्भिद को ही भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म में। नर युग्मकोद्भिद परागण 3 कोश की अवस्था पर झड़ता है। चूँकि हमने आगे पढ़ा है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म में पराग झड़ने की अवस्था 2 कोश की होती है, परंतु एंजियोस्पर्म में नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण 3 कोश की अवस्थाओं पर झड़ता है। अधिकतर पादपों में 2 कोश की अवस्था में झड़ता है। अब हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पंख वाले परागकण पाइनस में होते हैं। जिन पुष्पों में अंडाशय में एक ही बीजांड होता है, पुष्प क्रम से भरा होता है, उनमें वायु परागण होता है। परागकण के कारण अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है। अजैविक के अंतर्गत वायु परागण और जल परागण आते हैं। आप सब देख सकते हैं इसमें वायु परागण का एग्जाम्पल भुट्टा, गेहूँ, चावल, घास, जल का जो स्टेरोवेलिसनेरियम हाइड्रल्ला है। जैविक कारक के अंतर्गत कीट परागण, चमगादड़ और पक्षी द्वारा परागण होता है। कि जैविक परागण मतलब कीट परागण का उदाहरण है वाटर लिली, वाटर हायसिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं। चमगादड़ से परागण सेमल में होता है। पक्षी से परागण यूकोपादप शलभ में होता है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में संलयन और द्विसंलयन होता है, अर्थात पहला जब हम समसूत्री विभाजन द्वारा परागकण 2 नर युग्मकों में विभाजित होता है तो पहला नर युग्मक जाके अगुणित अंड कोशिका से विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे हम संलयन कहते हैं। त्रिसंलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रीय कोशिका से जाकर मिलकर त्रिगुण भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं, आपको ये याद कर लेना है। कृत्रिम संकरण ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, पर आप एक बार देख लेंगे। भ्रूण कोश प्रकार क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं, आप सब देख लेंगे। केंद्रीय मुक्त केंद्रीय का उदाहरण नारियल पानी। भ्रूण कोशिकी भ्रूण कोश का सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण नारियल का सफ़ेद बाग। तीसरा है हेलोबियल जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये भी देख लेंगे, हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। बस आप देख लेंगे कि युग्मक से मतलब युग्मनज का निर्माण आधारी कोशिका और अग्रस्त कोशिका में विभाजित होकर आधारी कोशिका में विभाजन से चूसड़ निलंबक में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अग्रस्त एपिकल कोशिका में विभाजन से आपको 4 से 8, 8 से 2 से 4, 4 से 8 से गोलाकार
कोष्ठ की अवस्था, उसके बाद गोलाकार में खाच उत्पन्न के जरिए हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिससे एक द्विबीजपत्री बीज का निर्माण होता है। आप लोग देख ले, इसी प्रकार एक बीजपत्री का भी है सब कुछ। अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के आधार पर बीज। गैर एल्ब्यूमिनस अभ्रूणपोषी भ्रूणपोषिका उदाहरण आप लोग देख लेंगे। निषेचन उपरांत बीजांड का अध्यारोहण बीज आवरण में, अंडाशय फल में, बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल जो अंडाशय से विकसित होता है, जैसे आम हुआ। असत्य फल या आभासी फल जो अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है, जैसे सेब पुष्पासन से, स्ट्रॉबेरी अखरोट से। स्ट्रॉबेरी एंड अखरोट इसके उदाहरण हैं। अनिषेक फलन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पार्थेनोकार्पी। इसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे केला, पपीता, संतरा। असंग जनन ये भी इम्पोर्टेंट है। अलैंगिक जनन है, बिना युग्मक संलयन या द्विनिषेचन के भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है, जैसे संतरा और नींबू में। ये भी इम्पोर्टेंट है। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी नीट के 3 मई को एक क्वेश्चन आया था। बीजांड काय का पतली परत के रूप में विकसित होना परिभ्रूणपोष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल काली मिर्च और चुकंदर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सब देख सकते हैं। आप इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट जो कि भूल जाते हैं बहुत से बच्चे, इसको मैंने लिखा है।